जय हिंद दोस्तों। तो एक बार यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया और यूएस के रिलेशन के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप एक 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग पार्टनरशिप है। और वहां से लेकर अगर हम करंट टाइम की बात करें तो जो करंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जहां पे उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है और एक तरीके से उन्होंने हम पे एलिगेशंस लगाए हैं कि हम फंड कर रहे हैं रशिया की वॉर को। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि कैसे ये चेंज आया कि हम लोग एक डिफाइनिंग पार्टनरशिप से एक वॉर फंडिंग की तरफ पहुंच गए और करंट रिलेशनशिप कैसे बिल्कुल ब्रिंक्स पे है टूटने के। चलिए आज की वीडियो में पूरी इस कंडीशन को समझते हैं और कितने लगाए गए एलिगेशन यूएस के इंडिया पर सही हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो अगर हम बात करें इंडिया और यूएस की, तो ये कंट्री हमेशा से ही एक ऐसे कंट्री रहे हैं जिसमें से अगर यूएस की बात करें जिसने वेस्ट को रिप्रेजेंट किया है, और इंडिया जो कि एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बढ़कर उभर रहा है और जो को एक तरफ से जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। अगर हम बात करें इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशन को, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 था, उसमें हमारा ट्रेड था $120 बिलियन। और अगर मैं आपको बताऊं कि यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जी हां, चाइना नहीं बल्कि यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पर ये जो भी इसके जो इशू जो इतना जनरेट हो रहा है अभी हम देख रहे हैं करंटली 2025 में, जो कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में हमारे और यूएस के रिलेशंस इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसकी स्टार्टिंग होती है टैरिफ वॉर से, जो कि है रेसिप्रोकल टैरिफ। पर ये टैरिफ क्वेश्चन में ही क्यों आया? सो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, तो यूएस जिस चीज से गुस्सा है वो ये है कि हम लोग दोनों के रिलेशनशिप में जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसमें सरप्लस ट्रेड इंजॉय करते हैं। सरप्लस ट्रेड का मतलब ये है कि हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और यूएस से इंपोर्ट कम कर रहे हैं। और अगर जब ये चीज होती है तो इससे कई बार देखते हैं कि इंडिया में डॉलर भी ज्यादा आएगा, हमारी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो कि कई इसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने यूएसए के, तो उन्होंने सबसे पहली जो चीज स्टार्ट की वो थी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना स्टार्ट करना। और उसका शिकार सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कई सारे देश हुए, जिसमें से चाइना तक को एक पॉइंट पे 150% टैरिफ फेस करने को पड़े थे। तो फिर इंडिया इतना क्वेश्चन में क्यों है? अगर हम डेटा के हिसाब से चलें तो इंडिया और यूएस के बीच $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। जी हां, और यही एक मेन कारण है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही कहते रहे हैं कि इंडिया एक टैरिफ किंग है। पर इंडिया को ये टैरिफ किंग का टाइटल क्यों मिला? चलिए इसको भी समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक ऐसा फॉर्म ऑफ टैक्स होता है जो किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स पर लगता है। जैसे कि अगर यूएस इंडिया में एक्सपोर्ट करता है तो अगर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी टैरिफ उस पर लगाया गया है तो उनके गुड्स की प्राइसेस हमारे यहां बढ़ जाएगी। तो इससे इशू क्या है? इन्फ्लेशन तो हमारे यहां बढ़ेगा नहीं। इसमें एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ प्रोडक्ट। बेसिकली इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई भी एक कंट्री है, उस कंट्री में अगर मैं अपने कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूं और उस कंट्री में वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कुछ कर रही है, अगर वहां पर उस कंट्री ने मेरे लाए हुए प्रोडक्ट्स पर कुछ टैरिफ लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे होंगे। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो मेरे प्रोडक्ट की वहां पर डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनका प्राइस बढ़ गया है। और थोड़े टाइम बाद उनकी कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो जाएगी और धीमे धीमे मेरे प्रोडक्ट वहां से फेज्ड आउट कर दिए जाएंगे। इसीलिए टैरिफ का सबसे बड़ा डर यूएस को लगता है कि कहीं उनके हाथों से सबसे बड़ी मार्केट ना चली जाए। पर अगर हम बात करें टैरिफ क्यों लगे हुए हैं, अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट के रिप्लाई के बारे में, हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट बोलती है कि हम हमारे फार्मर्स को ग्लोबल ट्रेड के डिसरप्शन में नहीं डाल सकते हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएस इंडिया में कई जीएम प्रोडक्ट बेचना चाहता है, डेयरी के प्रोडक्ट बेचना चाहता है, चीज और भी कई प्रोडक्ट बेचना चाहता है।
और यही इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो उसको अलाउ करे अपने प्रोडक्ट को फ्रीली यहां पे बेचना। क्योंकि अगर हम बात करें, यही सारे डेयरी प्रोडक्ट 45% ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। जस्ट इमेजिन, अगर यूएस के प्रोडक्ट इंडिया में उनको इजिली एंट्री मिल गई और कहीं उन्होंने हमारा मार्केट कैप्चर कर लिया, तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे फार्मर्स पे। और इसीलिए एक पॉलिटिकल लीडरशिप है जो इंडिया में नहीं चाहती कि फार्मर्स इससे बिल्कुल भी डिसरप्ट हों। तो इस चीज से ये तो डिसाइडेड था कि यूएस जैसी कंट्री खुश नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बल्कि इससे पहले जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे रहे हैं, जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जैसे कि जो बाइडेन भी, उन्होंने भी इस इशू को डब्ल्यूटीओ में उठाया था, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो लेते हैं वो है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ एक टाइप का, अगर मैं सिंपल में आपको समझाऊं, आप हमारे प्रोडक्ट पे टैक्स लगाएंगे तो रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से हम भी आपके प्रोडक्ट पर टैक्स लगाएंगे। इट्स सिंपल। और ये स्टार्ट होता है 25% टैरिफ पे, जो कि उन्होंने एक तरीके से मैच करने की कोशिश की जो हम उनके प्रोडक्ट पे लगाते हैं, तो वही सेम टैरिफ और आई वुड से टैक्स वो हमारे प्रोडक्ट पे लगाएंगे। इट्स सिंपल फॉर देम। तो अगर हम ये देखें तो इट वॉज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तब आना शुरू होती है जब 25% से ये बढ़कर 25% और बढ़ जाते हैं और टोटल टैरिफ हम पे हो जाते हैं 50%। जस्ट इमेजिन, जो प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचते थे लोग वहां पर, वही प्रोडक्ट सेम उसकी वैल्यू 150 रुपए की होगी। देन ऑब्वियस सी बात है कि इससे हमारे इंडियन एक्सपोर्टर पे बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि इससे होगा क्या कि जितने भी इंडियन गुड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे उनकी कंट्री में, और जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। और अगर हम एक डेटा की बात करें तो उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी 0.6 से लेके 0.8% तक कम हो सकती है, और अराउंड 55% ऑफ अवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हम यूएस को करते हैं उस पे इफेक्ट पड़ सकता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये 25% टैरिफ तक तो ठीक था, रेसिप्रोकल टैरिफ थे। सेकंड क्वेश्चन आता है वो एडिशनल 25% टैरिफ क्यों लगाए गए। वो यूएस इसका जो रीजन देता है वो बहुत ही शॉकिंग है। शॉकिंग मैं बोलूं या फिर बोलूं प्रेडिक्टेबल है काफी। यूएस कहता है कि इंडिया इज फंडिंग रशियन वॉर ऑफ यूक्रेन। सिंपली बोलता है कि इंडिया फंड कर रहा है रशिया की वॉर को। कैसे कर रहा है? थ्रू दी ऑयल, क्योंकि थ्रू दी ऑयल एंड डिफेंस प्रोडक्ट। अगर हम बात करें रशिया से रिसेंटली हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कच्चा तेल खरीदा है। और इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट कि हम लोगों ने अचानक से वॉर शुरू हुई और हमने सोचा ठीक है हम भी इसको फंड करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस को ही लेनी चाहिए। स्टार्टिंग में वॉर की बात करें, जब रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में शुरू हुई थी, तब यूएसए ने खुद ही बोला था इंडिया से कि आप वो ऑयल खरीदिए, और क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाए, इसीलिए जब G7 ने कभी भी रशियन ऑयल पे सैंक्शंस नहीं लगाए। उन्होंने प्राइस कैप डिसाइड किया, उन्होंने उस पे सैंक्शंस नहीं लगाए। और अगर अब आप बोलते हैं कि हम फंड कर रहे हैं उस वॉर को, देन इनडायरेक्टली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब यहां पे सबसे जो बड़ी हिपोक्रेसी निकल के आती है यूएस की, जो हमेशा हमसे कहता रहता है कि हम लोग टैरिफ किंग हैं, हम लोग फंड कर रहे हैं रशिया की वॉर को, जिसमें हम उनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, S-400 ले लें या फिर ब्रह्मोस का जॉइंट वेंचर हो जाए, क्योंकि अब रशिया बन गया है सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टनर इंडिया का। लेकिन अब मैं आपको उनकी हिपोक्रेसी दिखाता हूं। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, फ्रॉम 2022 टू 2025 रशिया ने 950 मिलियन यूरोस कमाए हैं यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट से। और यूरोपियन यूनियन ही नहीं, अभी मैं आपको यूएस के बारे में भी बताता हूं। यूएस जो कि अपने आप को वर्ल्ड कीपर ऑफ पीस मानता है, उसने भी अराउंड $800 मिलियन ऑफ फर्टिलाइजर खरीदा है 2025 में। इसीलिए तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी बोलते हैं कि व्हाट इंडिया बायज इन अ मंथ, यूरोप बायज इन एन आफ्टरनून। एंड दैट इज सो ट्रू। ये तो बिल्कुल फैक्ट से भी दिखाया गया है। और यहां पर अगर हम बात करें कि इंडिया फंड कर रहा है रशिया वॉर को, देन इनडायरेक्टली हु इज फंडिंग इजराइल वॉर? बट दिस इज ट्रू, दिस इज द हिपोक्रेसी। अब मैं आपको बात करता हूं सेकेंड हिपोक्रेसी की। ये हमसे बोलते हैं कि वी शुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया।
वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगा रखा है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है, इनके ऑयल को ये लोग ग्लोबल मार्केट में एंट्री ही नहीं देते हैं. देन वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शंस. We are only left with Russia. Then obviously we are going to give priority to our energy needs. That is very simple. We are not going to succumb to the pressure. हम लोग उनके प्रेशर से नहीं रुकने वाले जो कि वेस्टर्न कंट्रीज हम पे डालेंगे, और देन वी विल जस्ट से व्हाटएवर दे विल आस्क. एंड देयर वाज वन मोर रिमार्क मेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट दैट आवर इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी. गेस व्हाट, अगर हम बात करें 1990 से लेकर 2024 करेंटली हमारी इकोनॉमी 12 टाइम इंक्रीज हुई है. जस्ट इमेजिन, आवर इकोनॉमी इंक्रीज बाय 12 टाइम्स. अगर हम यही कंपेयर करें जापान से, जापान की तो जिस टाइम पे उतना ग्रो कर रही थी उससे भी कम ग्रो करी. यूएस की ओनली 4 टाइम और यूके की ओनली 3 टाइम. उस टाइम पे अगर हम बात करें 1995 में, इंडियन इकोनॉमी वाज ओनली जस्ट 3 to 4% ऑफ यूएस इकोनॉमी, और करेंटली वी आर अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ यूएस इकोनॉमी. देन क्लियरली डेड इकोनॉमी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं यहां से निकलता है. और अगर हम बात करें टैरिफ से, सैंक्शन से, ऑटोमेटिकली उनके खुद के लोग सफर कर रहे हैं. यूएस ओन सिटीजंस आर सफरिंग. अगर हम फैक्ट की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ जो है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में है, वो 2.3 से लेके 1.3% पे गिर गई है. अराउंड 37,000 मैन्युफैक्चरर ने अपनी जॉब को खो दिया है. इन्फ्लेशन अराउंड 2.6% पहुंच चुका है. देन ऑब्वियसली आपकी कंट्री भी उतनी ही सफर कर रही है. नाउ अगर आप हमसे कहते हैं कि इंडिया इज अवर ट्रस्टेड पार्टनर, इंडिया शुड लिसन टू अस, व्हाई वी शुड लिसन टू अस. अगर आप एक ऐसे पर्सन को स्टेज प्रोवाइड करते हैं जो इंडिया के खिलाफ ऐसे कमेंट करता है, कौन अभी गया था वो, इनका फील्ड मार्शल, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल देयर नेम, आसिम मुनीर. आई डोंट नो व्हाट ही इवन सेड दैट. उसने अपनी इवन कंट्री को एक ट्रक से कंपेयर किया एंड इंडियन कंपनी एज अ लग्जरी कार. देन क्लियरली आप ऐसे लोगों को तो स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो सामने से इंडिया के खिलाफ एक थ्रेट निकाल रहे हैं. सेकेंडली, आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप जिस कंट्री के खिलाफ इंडिया हमेशा से ही टेररिज्म के लिए लड़ रहा है, उस कंट्री में बोल रहे हैं कि आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे. लाइक हिपोक्रेसी इज ऑन पीक. At one point, you are saying that we should not maintain our relation with Russia, but at the same time, you are maintaining your own relation with Pakistan. Such a hypocrisy is there. We just cannot trust a country. हम लोग एक ऐसी कंट्री पे ट्रस्ट कैसे करें जो कभी भी जो अपनी हेजेमनी को फिर से स्टैब्लिश करना चाहता है, फिर वो चाहे वॉर के थ्रू क्यों ही ना हो, फिर चाहे वो ग्रीनलैंड को इन्वेड करने का ही आइडिया क्यों ना हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स को भी एक्सप्लोर करना क्यों ना हो, फिर चाहे वो कनाडा को 51st स्टेट ही क्यों ना बोलना हो, फिर चाहे वो कितने भी ये वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे निकलकर उनको डिस्ट्रॉय करना हो, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट से निकलना, जैसे कि WHO से क्विट कर देना. आई बिलीव वी जस्ट कांट ट्रस्ट दिस कंट्री. आई जस्ट बिलीव कि हम लोग ऐसी कंट्री पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते. यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर ने एक चीज तो अच्छी की है, इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस फिर से इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं. रशिया, इंडिया एंड चाइना अगेन दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चाइना जाएंगे एससीओ की समिट में, जहां पर फिर से सारे लीडर्स मिलेंगे, और वहां पे मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इशू करनी होगी अगेंस्ट देयर हिपोक्रेसी. बट इन द एंड हम लोग ऐसे रिलेशंस नहीं तोड़ सकते, बिकॉज यूएस इज स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर अस. फिर चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में हो, रिसेंटली हम लोगों ने निसार सैटेलाइट लॉन्च की, फिर चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हो, फिर चाहे हम लोग वहाँ से ऑयल भी इंपोर्ट करते हों, फिर चाहे वो वहाँ पे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, मोर देन 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पढ़ रहे हों, आवर रिलेशंस विद देम आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. दे आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि चाइना से भी हमें एक तरफ से वन फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं अभी भी हम. देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस to maintain good relations with them. After all, I believe it was just a US president, और मेरे हिसाब से जब ये चीज़ें नॉर्मल होंगी तब तक शायद काफ़ी डैमेज हो चुका होगा. बट लेट्स होप दैट आवर रिलेशंस विद यूएस फिर से नॉर्मलसी की तरफ चलें, एंड अगेन क्वाड विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड इंडिया विल बिकम
a $5 trillion economy soon.